हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 3 तक कवर कर चुके हैं। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव बिल्कुल डिटेल के साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लेना है। और आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोग जो है क्लास का रूटीन और क्लास के बारे में जानना कि कब कब क्लास होती है तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के वहाँ से देख लेना। और अगर आप पिछला वीडियो जो मैं हम लोगों ने बना चुका है सभी सब्जेक्ट का, अगर वो भी देखना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूं, जाकर के एक एक पार्ट करके आप लोग देख सकते हैं। सारा जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो स्टार्ट करेंगे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और सब्जेक्टिव जो मैं लेकर आया हूँ वो आपके बुक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं लेकर आया हूँ। यहाँ से हम लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे सभी क्वेश्चन को, जो कि आप एग्ज़ाम तक जो है अच्छी तरीके से लिख पाएंगे और याद रहेगा बहुत दिनों तक। अब यहाँ पर सबसे पहला कि अपने देश के लिए अपने जो है अपने देश के लिए सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, जो नीति बनाते हैं एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से, उस नीति को हम लोग क्या कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। तो सामूहिक सुरक्षा क्या होता है हम लोग अपने भाषा में समझेंगे। देखिए, किसी देश, ठीक है, किसी आक्रमणकारी देश, यानी कोई भी देश जो है अगर बहुत ज़्यादा आक्रमणकारी है और उस देश के विरुद्ध शांति बनाने के लिए दूसरा देश जो है क्या करे, हमको क्या करे कि हमारे सुरक्षा के लिए वो हमारा जो है साथ देकर जो युद्ध को रोकने की प्रयास करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामूहिक सुरक्षा कहते हैं। तो अब यहाँ पर किताबी भाषा देख लेते हैं हम लोग, क्या बोला जा रहा है। किसी आक्रमणकारी देश के विरुद्ध शांति प्रिय देश मिलकर उसके प्रयास को रोककर शांति स्थापित कर सकते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामूहिक सुरक्षा कहेंगे। ठीक है, ये भी आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, तीसरा नंबर को देखेंगे। तो अच्छी तरीके से आप लोग बस समझ जाइए, ऐसा नहीं कि बस हम लोग जो है किताबी भाषा को रटना है, समझना है और सारा चीज़ हम लोग का हल हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1963 की पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संबंधित में क्या प्रावधान है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या बोला जा रहा है। यानी 1963 में एक यानी पाक्षिक परीक्षण का प्रतिबंध जो किया था, यानी ये एक जो है नीति है। ठीक है, पाक्षिक परीक्षण एक नीति है। ठीक है, यानी किसी भी देश, देखिए इसमें क्या कहता है, इनमें क्या कहता है, यहाँ पर देखिए इसमें कहा गया कि कोई देश भूतल के ऊपर, यानी भूतल यानी कोई जमीन के ऊपर, जैसे अगर जमीन है उस जमीन के ऊपर जो है यानी परमाणु परीक्षण जो है नहीं कर सकता है। ठीक है, वो क्या करेगा, परमाणु परीक्षण जो भूतल के अंदर या फिर समुद्र के ऊपर जो है वो जो है अपना परीक्षण नहीं कर सकता है। यानी 1963 में ये हुआ था। ठीक है, ये जो गठन बनाया गया था इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। नहीं तो पहले जो है यानी क्या करते थे कि जमीन के ऊपर जहाँ खाली स्थान मैदान रहता था उसके ऊपर क्या करता था कि परमाणु परीक्षण करता था। उसका जो समुद्र के ऊपर कर दिया जाता था, जिससे क्या होता था कि उसमें रहने वाले लोग जो है काफ़ी जो है प्रभावित होते थे, उससे बहुत ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता था लोगों को। इसीलिए जो है ये सारी चीज़ प्रतिबंध कर दिया कि अगर आप कोई परमाणु परीक्षण करेंगे तो आप जो है मैदानी भाग में नहीं करेंगे, उसके बाद आप जो समुद्र में नहीं करेंगे। समुद्र में करेंगे तो वहाँ के रहने वाले जीवों को भी जो काफ़ी नुकसान होगा, वहाँ से जो है बहुत गलत प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए तो भूतल के अंदर यानी ज़मीन के अंदर ही से ये क्या किया कि ज़मीन के अंदर जो है आप उसको परीक्षण कर सकते हैं, उसका शक्ति को जांच सकते हैं। तो इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पर देख लिए कि क्या होता है। यहाँ पर हम लोग किताबी भाषा देख लेते हैं कि इनमें कहा गया है कि कोई देश भूतल के ऊपर, समुद्र में तथा ऊपर पर्यावरण में परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है, वह भूमिगत परीक्षण कर सकता है, यानी भूमि के अंदर, यानी भूमि के जमीन के अंदर जो परीक्षण कर सकता है। ठीक है, चलिए ये हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो 4 नंबर हमारा क्या कह रहा है, सारे प्रश्नों को समझना है। ऐसा नहीं कि आप लोग जो है डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन नहीं करने, समझ जाइए। और यहाँ से आपको जो बहुत सारे प्रश्न ऐसे आ जाएंगे तो आप लिख सकते हैं। और इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 4 नंबर क्या है कि 1972 में शिमला समझौते का क्या उद्देश्य था।
तो 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था तो इसका उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया कि भारत व पाकिस्तान शांतिपूर्ण रहे तथा परस्पर वार्ता से अपनी विवादों का निपटान करें। ठीक है, 1972 में जो हुआ था यानी जो समझौता हुआ था शिमला समझौता में, उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। लेकिन क्या प्रावधान था, उसका प्रावधान ये था कि जो है यानी भारत और पाकिस्तान बिल्कुल शांति जो है बनाए रखेंगे। उसके बाद अगर जब भी कुछ अगर आपत्ति हो तो बातचीत करके, वार्ता मतलब होता है बातचीत करके उसका विवादों का निपटान करेंगे। ठीक है, तो इसमें 1972 में शिमला समझौता इसलिए हुआ था और इसका उद्देश्य यही था। अब देखते हैं 5 नंबर को हम लोग देखते हैं। आप लोग बताइएगा कि समझ में आ रही है आप लोगों को। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, इससे अच्छा मैं कोशिश करूँगा अगला नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आप लोग समझते जाइए। कमेंट आप लोग जो कर रहे हैं तो आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो डिस्कशन मत कीजिए, आप लोग अच्छी तरीके से जो है देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 नंबर। मैकमोहन रेखा को न मानने के पीछे चीन का क्या तर्क है। ये देखिए एक रेखा है, अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप लोग को बताएंगे कि मैकमोहन रेखा क्या है और इसके बीच जो है क्यों लड़ाई होती है, क्योंकि ये भारत और चीन के बीच भारत और चीन के बीच जो है ये रेखा बनाया गया है, जिसमें जैसे कि अगर मान ली इतना बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को मान ली आधा कर दिया, इधर क्या हो गया चीन का हो गया और इधर क्या हो गया भारत का हो गया, तो भारत का हो गया। ठीक है, अब चीन क्या कह रहा है कि चीन सोच रहा है कि मेरा ये इतना कम नहीं होगा, मेरा क्या होगा कि थोड़ा सा बढ़ेगा, मेरा जगह है मेरा बढ़ेगा। तो चीन ये जो है ये रेखा को नहीं मानता है। ठीक है, तो नहीं मानता है, इसीलिए जो है बार बार विवाद होती है। तो हम लोग अभी पढ़ते हैं, पहले हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि मैकमोहन रेखा को जो है मानने के पीछे जो चीन का क्या तर्क है, नहीं मैकमोहन रेखा को चीन मानता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका तर्क क्या दिया है, यानी इसको हम लोग जानते हैं। देखिए यानी मैकमोहन रेखा जब बनाया गया था तो उस समय क्या थी, भारत सरकार भारत में जो यानी ब्रिटिश सरकार थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का दबदबाव था थोड़ा बहुत, जो ब्रिटिश सरकार जो कह रहे थे तो उसको मानना पड़ता था। ठीक है, तो चीन जो है एक यानी चीन का उस समय क्या था, सरकार बहुत ही कमज़ोर था। ठीक है, उस समय हमारे देश में जो है अंग्रेज यानी ब्रिटिश सरकार थी। उसके बाद क्या किया कि जब यानी चीन काफ़ी निर्बल था, यानी काफ़ी कमज़ोर था, जिसके वजह से यानी ब्रिटिश सरकार के दबदबाव में आकर के जो है इस रेखा को मान लिया चीन, जिसके वजह से अभी जो आपत्ति कर रहा है चीन, जो आपत्ति कर रहा है कि ये रेखा जो है हम लोग नहीं मानेंगे, हमारा जो है हमारा जो देश है थोड़ा सा और भी बढ़ेगा, इसका रेखा इसे किया जाए। इसीलिए बार बार जो है भारत और चीन के बीच विवाद होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं आगे इसका जो हम लोग पूरी तरीके से 5 नंबरिया क्वेश्चन, ये तो हम लोग अभी जो 2 नंबरिया क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, लेकिन 5 नंबरिया को भी हम लोग कवर करेंगे जो आप लोग को देखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। हमारा क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है, भारत चीन संबंध सुधार की दिशा में हाल में उठाए गए 2 कदमों का वर्णन करें। देखिए हमारे जो चीन और भारत जो है यानी हाल में जो 2 कदम उठाया गया है कि शांति बनाए रखेंगे, क्या क्या मतलब एक नियम बनाया गया कि हम क्या करेंगे, इसको सुधार करेंगे। चीन और जो भारत है हमारे देश, जो उसमें संबंध बनाने के लिए 2 कदम का वर्णन करने के लिए बोला, तो क्या क्या कदम उठाएं, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। भारत चीन संबंधों में सुधार की दिशा में उठाए गए 2 कदम, जो मुख्य 2 कदम है। देखिए क्या है, दोनों देशों में विवादित सीमा के निर्धारण हेतु वार्ताएं शुरू की है। यानी जो लड़ाई चल रही थी, यानी जो यानी सीमा थी 2 देशों के बीच, तो ये सीमा के बारे में जो बातचीत चल रही कि आपका सीमा कहाँ तक होना चाहिए और मेरा सीमा कहाँ तक होना चाहिए, ये चल रही है, ये बात चल रही है अभी। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट जो है हमारा, वैश्विक मंचों पर समान हित के मुद्दों पर सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी वैश्विक मंच यानी पूरे दुनिया में जो है कह रहे हैं कि सामान जो है होना चाहिए, सामान मिलना चाहिए, यानी इस मुद्दे पर जो है बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, समझ जाइए। ओनली आप लोग को समझना है, ये नहीं कि जो हम यहाँ पर लिख करके लेकर आए हैं आपको दिखा रहे हैं उसको रटना है, ऐसा नहीं करना है, आप लोग को समझना है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए हम लोग का क्वेश्चन है 7 नंबर, नेहरू की विदेश नीति के 2
मुख्य उद्देश्य बताएं। देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका अथवा इस तरह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय विदेश नीति के ऐसे दो पक्ष उजागर कीजिए जो पंडित नेहरू से अत्यधिक प्रभावित थे। तो हमारे देश में जो है यानी अलग अलग राज्य थे जिसमें से यानी जो अच्छे तरीके से चलाने के लिए क्या क्या किए, तो उसको जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और नेहरू इससे कितना जो है प्रभावित थे। देखिए यहाँ पर क्या है कि गुट निरपेक्षता, सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौते से अपने आप को पृथक रखना तथा ऐसी गुटबंदियों को निरुत्साहित करना। उसके बाद क्या है कि पंचशील दूसरा है, सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना। ठीक है, ये जो है विदेश नीति थी। अब देखते हैं अगला यहाँ पर 8 नंबर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? यानी लाल बहादुर शास्त्री ने। ये काफ़ी जो आसान है, ईजी है। और अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था तो कब किया था? तो 1974 में। ये कहाँ किया गया था? तो पोखरण में किया गया था। ठीक है, चलिए, पोखरण समुद्र तट के किनारे। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 10 नंबर, 1966 में ताशकंद समझौता किन दो राष्ट्रों के मध्य हुआ था? तो ताशकंद समझौता ने कौन कौन देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। ताशकंद समझौते का जो ध्येय क्या था तो हम लोग उसका भी पढ़ेंगे, यानी उसका जो है मुख्य कारण क्या था, क्यों हुआ था, ये भी अभी जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था तथा उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखिए, भारत चीन जो युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? परमाणु की परीक्षण नीति के दो मुख्य उद्देश्य को लिखिए। तो परमाणु को जो परीक्षण करता था वो क्यों परमाणु बनाया जाता था और परमाणु परीक्षण क्यों करके जो है करता था? तो देखिए, यानी भारत की सुरक्षा। ठीक है, यानी कोई भी देश जो परमाणु बनाता तो अपने देश की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो भारत की सुरक्षा, उसके पड़ोसी देशों से युद्ध के लिए समान शक्ति का प्रयोग करना। जैसे पड़ोसी देश जो हैं अगर वो जो है परमाणु बना लिए हैं तो उनका सामान यानी सामना करने के लिए जो है बराबर शक्ति का प्रयोग करना। जैसे अगर मान लिए अगर हमारे पास अगर बंदूक नहीं है, उसके पास बंदूक है, तो वो हमको मार देगा जल्दी और वो धमकी देगा। तो अगर हम बंदूक अगर नहीं बनाएंगे तो वो हमेशा हमको धमकाते रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? उसका सामना करने के लिए क्या करेंगे? बंदूक हम लोग भी बनाएंगे। सेम उसी तरह का कारण है कि परमाणु अगर ये बना लिया है चीन, तो हम लोग भी जो परमाणु बनाएंगे। तो अपने देशों की सुरक्षा के लिए परमाणु परीक्षण और बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ताशकंद समझौता और शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले दो भारतीय प्रधानमंत्रियों के नाम को क्रम से लिखिए। यानी ताशकंद समझौता जो हुआ था तो ये एक यानी दो जो है प्रधानमंत्री जो है यानी क्या किया था? हस्ताक्षर किया। तो क्रम से नाम जो है बताना है। ठीक है, क्रम से यहाँ सबसे है पहला लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद है श्रीमती इंदिरा गांधी। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अभी हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप लोग घबराइए नहीं, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है बट आप लोग देखते जाइए, ये सारे प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो आप लोग को बहुत ईजी लगेगा ये चैप्टर और समझ भी जाएंगे। गुट निरपेक्ष की रणनीति के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू किन दो लक्ष्यों को प्राप्त कर लेना चाहते थे? तो अब यहाँ पर देखिए, ये भी आपको पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन की कई दो विशेषताएं लिखिए। तो क्या है देखिए यहाँ पर, यानी गुट निरपेक्ष जो बनाया था क्या था? देखिए, नेहरू जी देश को लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना चाहते थे। ठीक है, और क्या दूसरा क्या है? किसी सैन्य गुट शामिल होकर अपनी ही संप्रभुता को अंकुश करना नहीं चाहते थे। ठीक है, यानी कोई जो है अलग गुट बना करके क्या करते थे कि अपना जो अलग नहीं करना चाहते थे। ठीक है, यानी वो बिल्कुल मिल करके करना चाहते थे ये सारा काम, इसीलिए जो गुट निरपेक्षता जो वो एक सम्मेलन किया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, किन्हीं दो मित्र राष्ट्रों यानी द्वितीय विश्व युद्ध यानी मित्र राष्ट्रों के नाम लिखने के लिए बोला है। यानी मित्र यानी दो देशों के दो यानी संघ के बीच हुआ था। एक नाम था मित्र राष्ट्र, उसका दूसरा था धुरी एक मिनट
तो एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र, दोनों के बीच हुआ था। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश मिले हुए थे, तो अमेरिका और ब्रिटेन थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये दोनों देख लिए मित्र राष्ट्र के नाम। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा। भारत ने किसी देश के साथ 1971 में 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। तो यानी भारत के साथ जो किस देश के साथ जो है यानी 20 वर्ष का जो है हस्ताक्षर किया था, ठीक है, 20 वर्षीय हस्ताक्षर। तो उसमें क्या दिया था, देखिए सन 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ मित्रता, शांति व सहयोग के लिए 20 वर्षीय संधि की थी। 20 वर्ष में क्या था, संधि क्या था एक के सोवियत संघ काफ़ी जो है मजबूत स्थिति में था, क्योंकि सोवियत संघ ही जो है यानी जीता था, ठीक है। ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र जो यानी दो राष्ट्र के बीच लड़ाई हो रही थी, यानी शीत युद्ध हो रही थी, तो उसमें जो है सबसे पावरफुल यानी दोनों था, ठीक है, लेकिन सोवियत संघ की जीत हुई थी, ठीक है। चलिए, इसीलिए सोवियत संघ में क्या क्या भारत मिलकर यानी मित्रता बनाया और फिर 20 साल के लिए क्या क्या कि संधि किया कि हमारा देश जो है शांति सहयोग से चलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न हम लोग उसी समय से जो है पढ़ना चाह रहे थे और अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ताशकंद व शिमला समझौते का महत्व बताइए। ताशकंद और शिमला समझौते का महत्व, यानी ताशकंद समझौता जो हुआ था वो क्यों हुआ था, ताशकंद और शिमला समझौता देखिए। और ये भी पूछा जा सकता है, शिमला समझौता के संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पर आंसर है 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। 1965 में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, ठीक है। उसके बाद जो लाहौर के कुछ क्षेत्र कुछ भागों पर हमारी सेना ने कब्जा कर लिया। जब 1965 में जो पाकिस्तान हार चुका था लड़ाई में, तो क्या क्या लाहौर के कुछ भाग जो है भारत जो है कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या क्या ताशकंद 1966 में 1966 के ताशकंद समझौते, यानी भारत और चीन के बीच क्या हुआ, एक समझौता हुआ 1966 में, ताशकंद समझौता। उसके तहत क्या क्या कि कब्जा किया हुआ जो ज़मीन कब्जा किया था, क्या क्या कि उसको जो है कब्जा हटाकर ये क्षेत्र पाकिस्तान को फिर से लौटा दिया, ठीक है, कि चलो ये तुम ले लो, ठीक है, ताकि दोनों देशों के बीच जो है अच्छे संबंध रहे। मतलब भारत इसलिए लौटाया, सोचा कि चलो अगर दोनों देशों के बीच जो है अच्छा संबंध रहेगा, इसलिए उन्होंने क्या क्या लौटा दिया, ठीक है। फिर क्या किया, ये तय किया कि दोनों देश वार्तालाप से अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। यानी दोनों देश अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, तो क्या करेंगे कि बातचीत करके हम लोग क्या करेंगे कि उसका समाधान करेंगे, ठीक है। फिर क्या किया कि 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर फिर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान ने फिर अचानक जो है यानी बिन बताए क्या किया कि आक्रमण कर दिया। इस बार भी उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। फिर भी क्या किया कि फिर वो हार गया। फिर वो जो हारने के बाद क्या किया, देखते हैं आगे। 1972 के शिमला समझौता के तहत बांग्लादेश को मुक्त कराया गया। तो बांग्लादेश को 1972 में क्या किया कि यानी शिमला समझौते के तहत जो है क्या क्या बांग्लादेश को मुक्त करा दिया गया, क्योंकि बांग्लादेश जो है भारत से छटकर बना है। पहले जो है बांग्लादेश भारत के अंदर था, तो उसको क्या किया, बांग्लादेश को अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि युद्ध बंदियां की वापस हुई तथा यह तय किया कि दोनों देश आपसी बातचीत से अपने विवादों का निपटान करेंगे, ठीक है। फिर जो है यानी जो लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, फिर से जो है यानी शिमला समझौता हुआ। फिर उसमें क्या किया कि फिर से जो है वही बात कही कि देखो दोनों देश में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी, तो हम लोग बातचीत करके निपटान करेंगे, ठीक है। दोनों देश एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेंगे, यानी दोनों देश क्या क्या कि समझ बूझ कर कहा कि देखो दोनों देश जो है यानी हम लोग क्या करें, अखंडता नहीं करेंगे। जो हम लोग जो बातचीत होती है, हम लोग बातचीत से सारा चीज़ कर लेंगे। तो उसका ध्येय ये था, यानी संक्षेप में अगर वर्णन करने के लिए बोलेगा तो इस तरीके से समझ में अगर आज आ गया होगा आप लोग, तो अच्छी तरीके से लिख सकते हैं कॉपी पर, ठीक है, समझ जाइए। तो हम लोग क्या करें कि इसी को जो है शिमला समझौता का महत्व था, क्या मेन महत्व था, यानी मुद्दा क्या था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हो रही थी, तो उसको जो है यानी रोकना था, ठीक है। और रोक करके जो है यानी जो दोनों देशों के बीच जो समझौता हुई थी, तो दोनों देश ने कहा कि चलो हम लोग बातचीत करके जो हम लोग सारा जो है क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए
अब देखेंगे अगला, ठीक है, ये पंचशील क्या है। देखिए हम लोग अभी बताया था आप लोग कि पंचशील आखिर है क्या, तो उसको देखते हैं। पंचशील क्या है या फिर पंचशील से आप क्या समझते हैं, ये आपको इस तरह से पूछा जा सकता है क्योंकि ये 2020 में पूछा गया है, ठीक है। ये देखिए 29 अप्रैल 1954 में भारत व चीन के बीच मित्रता व व्यापार की संधि हुई, ठीक है। यानी भारत और चीन के बीच क्या 1954 में क्या हुआ था, मित्रता हुआ, दोस्ती हुआ। उसके बाद क्या किया कि व्यापार यानी एक दूसरे का सामान जो है, चीन का सामान भारत में, भारत का सामान चीन में, चीन का जो है जैसे तकनीकी सामान भारत में, भारत का चीन में। तो इस तरह से जो है यानी दोस्ती हो गई और व्यापार में क्या हुई, संधि हो गई, जिसका प्रस्तावना में 5 सूत्र रखे गए थे। 5 सूत्र यानी जो 5 सूत्र रखा के नियम रखा के 5 सूत्र रखा, यानी 5 जो है नियम रखा कि अगर इस तरह करेंगे तभी हम लोग जो है क्या कहें दोस्ती करेंगे। मतलब पहला क्या था, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व प्रभुसत्ता का सम्मान करना, यानी एक दूसरे से अखंडता यानी जो हम लोगों की दोस्ती है तो इसको हम लोग जो टूटने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये थी पहला ध्येय यानी पहला जो यानी मिशन। उसके बाद दूसरा क्या है, किसी पर आक्रमण न करना, ठीक है, किसी पर आक्रमण, अचानक जो आक्रमण होता था तो आक्रमण ना करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, तीसरा है दूसरे के घरेलू मामले में हस्तक्षेप ना करना। अब मान लिया हमारे देश में जो है क्या हो रहा है और आपके देश में क्या हो रहा है, ये अगर हमारे देश में जो चीज़ हो रहा है तो अगर आप उसमें क्या करेंगे, आप जो है हमारे देश में आकर के कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में, ठीक है। अगर आपका देश में अगर कुछ होगा तो हम आपको नहीं बोलेंगे। तो यानी अपने घरेलू मामले में जो है हस्तक्षेप ना करना, ठीक है, हम जो करें अब मेरी मर्जी, ठीक है। वो ध्येय था, मिशन था। उसके बाद दूसरा है समानता व परस्पर लाभ, यानी समानता यानी बराबर जो है, यानी बराबर ही हम लोग लाभ करेंगे। मान लिया अगर कोई चीज़ अगर हम आपके देश में लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पर हमको भी लाभ होना चाहिए और आपको भी लाभ होना चाहिए, यानी बराबर ही हम लाभ होना चाहिए। उसके बाद शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी शांतिपूर्ण रहना चाहिए, बिल्कुल जिस तरीके से मतलब कोई जो शांति से रहते हैं उसी तरह से रहना चाहिए। तो ये 5 ध्येय था, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पंचशील कहते हैं। पंचशील समझौता हम लोग इसी तरह से कह सकते हैं। इसको हम लोग लिख देंगे तो 5 नंबर आपको मिल सकता है अगर आप ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा और लिखेंगे तो। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मैकमोहन रेखा क्या है। भारत और चीन के बीच संघर्ष के किन्हीं 2 कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो हम लोग पहले देख लेते हैं, इसका किताबी भाषा को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। अब यहाँ देखिए 1914 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार भारत और चीन के बीच यानी चीन के मध्य शिमला सम्मेलन हुआ, ठीक है। भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण हुआ, ठीक है। अभी हम लोग समझाएंगे, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। इस सीमा रेखा को वर्तमान में मैकमोहन रेखा कहा गया, ठीक है। मैकमोहन रेखा किसको कहेंगे, भारत और चीन के बीच जो रेखा जो यानी सीमा है उस रेखा को मैकमोहन रेखा कहा गया, ठीक है। और क्या है, रेखा के रूप में माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। परंतु चीन इसे लेकर क्या करते हैं, इसे लेकर क्या विवाद खड़ा करते हैं, ठीक है, विवाद उठाते हैं, विवाद खड़ा करते हैं तथा इसे मान्यता नहीं देता है। चीन क्या करता है, बार बार मान्यता देता ही नहीं है। क्यों मान्यता नहीं देता है अभी बताते हैं आप लोगों को। इसी विवाद के चलते 1959 में चीन ने तिब्बत हड़प लिया। चीन ने तिब्बत को क्या किया, हड़प लिया था और दलाई लामा ने भारत में शरण ली थी। दलाई लामा जो है वहाँ के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। फिर क्या किया, भारत में आकर के शरण लिया था। उसके बाद क्या किया, जब देखा कि ये यहाँ पर जो दलाई माला मिल गया था, ठीक है, लामा मिल गया था, तो इससे क्या हो गया, भारत थोड़ा सा जो क्रोध हो गया, जिससे वजह से और भारत और चीन के बीच जो है युद्ध हो गया था, ठीक है। यानी तिब्बत को जब हड़प लिया तो इसीलिए जो है क्या किया कि ये इसमें आकर के दोनों देशों के बीच लड़ाई भी हुआ था। अब देखिए लड़ाई का ये ध्येय नहीं था कि ये तिब्बत को जो है लूट लिया या फिर तिब्बत जो है हड़प लिया, इसका ध्येय नहीं था। अब यहाँ पर मैं आप लोग को फिगर के साथ समझा रहा हूँ। देखिए ये मान लिए चीन और भारत, यानी इधर चीन है और इधर भारत है, ठीक है। तो भारत अब मान लिए यहाँ है, अब मान लिए चीन क्या है, चीन इतना है और भारत इतना है, ठीक है। तो क्या किया कि
जब ये बंटवारा हो रहा था, ये सीमा जब बन रहा था, तो भारत में ब्रिटिश जो है सरकार थी, ठीक है, ब्रिटिश सरकार थी और ब्रिटिश का ज़्यादा जो है दबदबाव चल रहा था और बाकी जो है हमारे देश के भी नेता थे, ठीक है। तो चीन को क्या क्या कि चलो तुम्हारा यहाँ पर जो है एक यानी लाइनिंग फायर है, ये तुम्हारा जो है इधर तुम्हारा हिस्सा, इधर तुम्हारा हिस्सा। तो भारत भी उस वक्त क्या कि मान लिया, चलो ठीक है, चीन भी मान लिया, ठीक है। लेकिन चीन बाद में क्या करे, अप्रोच करता है कि नहीं, हम ये इतने लाइन पर जो नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा जो देश यहाँ से है, ठीक है, हमारा देश और थोड़ा सा बढ़ेगा और जो हमको कम मिला है। तो इसी को नहीं मानता और यहाँ पर जो ये बना दिया गया है, तो ये भारत भी चुप बैठने वाला नहीं है। ये भी कहता है नहीं नहीं, आपका देश अगर जब यहाँ अगर बना दिया गया है तो यहीं तक है, अभी आपको यहाँ मैं नहीं दूंगा। तो इसके वजह से जो है बार बार क्या होती है, चीन और भारत के बीच जो है विवाद होती है, जिससे क्या होती है, बार बार लड़ाई होती है और रिश्तों में जो है संबंधों में काफ़ी जो है बार बार जो है इस पर इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसका कारण जो है 1962 में जो है यानी भारत और चीन के बीच लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो ये रहा था आप लोग का, आप लोग समझ चुके होंगे कि मैकमोहन रेखा क्या है और आखिर क्यों नहीं मानता है चीन, ठीक है, और ये युद्ध क्यों होता है बार बार, भारत और चीन के बीच जो है बार बार क्यों जो है ये तनाव चल रहा है, ठीक है।